बोरवेल वाला भूत। कहानी है पूना की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसी तो अच्छा है पूना में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है। और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस, ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया
लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी, मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। बुरा ना मानो, होली है। ये कहानी है औरंगाबाद शहर की। औरंगाबाद में किशोर रघुनंदन सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहता था। किशोर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स थी। ऑनलाइन चैटिंग के जरिए किशोर बहुत सारी लड़कियां जाल में फंसाता था और उनके साथ एंजॉय करता था। एक रात की बात है, किशोर अर्पिता नाम की लड़की से कॉल पर बात कर रहा था। क्या यार अर्पिता, चैट और कॉल कर करके मैं बोर हो गया हूँ। कल रंग पंचमी की छुट्टी है, अच्छा मौका है, आ जाओ फ्लैट पर। ठीक है, कल तुम्हारी सोसाइटी के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ये सुनकर किशोर खुश हो गया। हाँ हाँ आ जाओ, मुझे बस तुम्हारे रंग में रंगना है, तुम्हारे सिवाय मैं किसी से रंग नहीं लगवाऊंगा। चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट। ऐसा कहकर किशोर सो गया। दूसरे दिन की सुबह हुई। किशोर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ अर्पिता, बस 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर बाहर आया तो सोसाइटी के बच्चे होली खेल रहे थे। ये किशोर भैया को रंग लगाओ रे। ये सुनकर किशोर घबरा गया और उसने बच्चों से झूठ कहा। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे रंगों से एलर्जी है, प्लीज मुझे रंग मत लगाओ। क्या भैया, सारा मूड खराब कर दिया। ये चलो रे, किसी दूसरे को पकड़ते हैं। ऐसा कहकर बच्चे निकल गए और किशोर भी सोसाइटी के बाहर आया, लेकिन अर्पिता वहाँ थी ही नहीं। कमाल है, अर्पिता तो यहाँ है ही नहीं। किशोर ने अर्पिता को कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। किशोर परेशान खड़ा सोचने लगा कि तभी उसे उसके कॉलेज फ्रेंड सैम का फोन आया। हेलो, हाँ बोलो सैम। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली सैम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू आ रहा है ना आज मेरे यहाँ? एंजॉय करेंगे। हाँ शाम को आता हूँ तुम्हारे फ्लैट पर। अरे यार शाम को नहीं, अभी आ जाना। पिछली साल की तरह और कोई नई आंटी पकड़ लेंगे रंग लगाने के बहाने। याद है ना पिछले साल वाला रेशमा आंटी का कांड, कैसे जबरदस्ती रंग लगाया था उनके फ्लैट में घुसकर। वो कैसे भूल सकता हूँ यार, कितना जोरदार चाटा पड़ा था मुझे। वैसे वो रेशमा है कहाँ? उस दिन के बाद जैसे गायब सी हो गई। किशोर ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक कॉल कट हो गया। किशोर ने दोबारा सैम का नंबर ट्राई किया, लेकिन सैम का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इससे क्या हो गया? तभी अचानक किशोर की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। किशोर झट से पीछे मुड़ा तो पीछे अर्पिता खड़ी थी। क्या यार अर्पिता, कितना डर गया मैं। कहाँ गायब थी तुम? अब सारी बातें यहीं करनी है या ऊपर फ्लैट में भी जाना है? हाँ हाँ चलो, मेरे गाल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों लिफ्ट से होते हुए फ्लैट के अंदर पहुंच गए। तुम्हारी पिचकारी तैयार है ना? आज जमकर होली खेलनी है हमें। ये सुनकर किशोर उतावला बन गया और अर्पिता की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसका मोबाइल बजा। यह सैम भी ना? 1 मिनट अर्पिता। हाँ सैम बोल। व्हाट? कब? कैसे? किशोर ने जब कॉल कट किया तब वो काफी सदमे में था। क्या हुआ? अर्पिता, मैंने तुम्हें सैम के बारे में बताया था ना, उसकी सोसाइटी से कॉल था। सैम का मर्डर हो गया है, पता नहीं कैसे। 5 मिनट पहले तुमसे बातें कर रहा था वो। तभी अचानक किशोर के गाल पर जोर जोर से खुजली होने लगी और किशोर बेहाल हो गया। यह क्या हो रहा है यार, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वॉशरूम में गया और जैसे ही उसने आईने में देखा उसकी सांसें रुक गई।
उसका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था। खून खून कैसे? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी, बुरा ना मानो, होली है। कौन? अर्पिता, क्यों मजाक कर रही हो? दोस्त मरा है मेरा, चेहरे से खून बह रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अर्पिता नहीं, रेशमा। ऐसा कहकर एक भयानक भूतनी वॉशरूम में आ गई, जिसका चेहरा खून से रंगा हुआ था। अर्पिता, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं अर्पिता नहीं, रेशमा हूँ, रेशमा। वही रेशमा जिसे 1 साल पहले सैम और तुमने मिलकर फ्लैट में घुसकर जबरदस्ती रंग लगाया था। उसी रेशमा का भूत हूँ मैं। अर्पिता का रूप लेकर तुझे तबाह करने आई हूँ। रेशमा आंटी, तुम मर चुकी हो? हाँ, मेरा पति मुझ पर शक करता था। तुम रंग लगाकर चले गए और उससे गलत फहमी हो गई। उसने मुझे मार मार कर मेरी जान ले ली। उसे और सैम को तो निपटा दिया मैंने। अब तुम्हारी बारी है। आंटी, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन रेशमा नहीं मानने वाली थी। उसने किशोर को पकड़ लिया और अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत बाहर निकालकर किशोर को नोच खाया और लहू लुहान करके मार डाला।